Hello dear friends, welcome back once again at Lit eCity YouTube channel, your one stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेरी एनालिसिस जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को परेशान करता है व्हेन एवर दे रीड अ पोएम. आई एम टॉकिंग अबाउट मीटर. मीटर दोस्तों वो टेक्निकल डिवाइस है एक पोइट्री को अप्रिशिएट करने की, विच एक्चुअली इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पोएम. एक पोएम को जो पोएम बनाने वाली चीज है मोस्टली, देखिए वैसे ऐसा भी पोएम्स होती हैं जो विदाउट रेगुलर मीटर लिखी जाती हैं, बट इन मोस्ट केसेस इट इज द मीटर. नाउ बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव टंग, it is a foreign language, it is a second language. Sometimes we miss the natural speaking pattern of this language. हमारी जो हिंदी भाषा है या जो हमारी other native languages हैं, in those languages और जो English language है उसका जो speaking pattern है, it has difference. और because of this difference Indian students are sometimes at loss to find what actually the meter of the poem is. But ये ऐसा नहीं है. देखिए किसी भी भाषा में कोई भी कविता लिखी गई हो उसके अंदर मीटर जरूर होता है. वो सारी टेक्निकल टर्म्स मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समझाने की, डिस्कस करने की, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं. हम वीडियो के अंदर देखेंगे रिदम के बारे में, फूट के बारे में, टाइप्स ऑफ मीटर जो अलग अलग होते हैं, आइम्बस, एनापेस, स्ट्रॉकी, डेक्टाइल, और साथ ही में जो एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं स्कैंजन. व्हाट इज स्कैंजन, उसको हम कैसे मार्क करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे. तो शुरू करते हैं हम वीडियो एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज रिदम. देखिए एक प्राइमरी लेवल पर व्हेन अ स्टूडेंट इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन व्हाट इज पोइट्री और व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोइट्री, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होता है पोइट्री, या फिर जिसे हम पद्य बोलते हैं, इट इज समथिंग रिटन इन राइम. बट ऑब्वियसली इट इज हाफ ट्रुथ. देयर आर मैनी पोएम्स, ब्लैंक वर्स अगर आपने टर्म सुना हो, जिसके अंदर ये राइम नहीं पाई जाती या तुकबंदी जिसे हम कहते हैं वो नहीं पाई जाती है. सो इट इज ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पोइट्री बट नॉट द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोइट्री, ऑफ द पोइट्री. इनफैक्ट इट इज द रिदम. हिंदी में जिसे हम लय बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ही रिदम बोलते हैं. देखिए जो ये रिदम होती है, ये जो लय होती है, किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है. व्हेन वी कीप सर्टेन साउंड्स इन एन ऑर्डर इन विच देयर इज अ राइज एंड फॉल. जो उनका कुछ जो वर्ण होते हैं, कुछ जो पर्टिकुलर साउंड्स होती हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर ही एक टाइप का राइज या एक टाइप का पॉज या एक टाइप का फॉल होता है. इट इज नेचुरल द वे दे आर प्रोनाउंस्ड, जहां से उनका जिस स्पीच ऑर्गन से उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मैकेनिज्म है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है. व्हेन अ राइटर राइट्स, ही और शी हैज दिस इन माइंड कि किस तरह से मुझे इन पर्टिकुलर साउंड्स को, लेटर्स को अरेंज करना है कि देयर इज अ हार्मनी. इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. द बेसिक एग्जांपल ये जो हार्मनी को सर्च करने का है वो हम देख सकते हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जब ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को ऑब्जर्व करा, वेदर इट इज फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेदर इट इज सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, जो अलग अलग साउंड्स थी, ह्यूमन बीइंग्स ने उसमें भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी, रिदम ढूंढने की कोशिश करी. और जो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, वेदर दे आर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, whether they are string instruments like guitar, whether they are wind instrument like flute, सबके अंदर हमने इसी पैटर्न, हाई लो,
पॉज, स्पीड, इनको क्रिएट करते हुए रिदम क्रिएट करी। तो रिदम तो इजीली इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। आप चाहे पोइट्री लिखें, आप चाहे स्टोरी लिखें, आप चाहे स्पीच दें, rhythm is an integral, as an essential part of your speech, produced by structured pattern. This is what makes rhythm from non-rhythmical sound. It is the structure. Now what is structured pattern? Means there is fixed intention. इसके पीछे एक डिजाइन है of accented and unaccented syllables. Now what is accented? When there is a push, when there is a extra force. हमने पिछला जो हमारा वीडियो था प्रोसोडी के बारे में, उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी, वो एक इनर क्वालिटी है जो उसको क्रिएट करती है, सोनोरिटी जिसे हम बोलते हैं। एंड पॉजेज इन अटरेंस, एंड समटाइम्स रिदम इज क्रिएटेड बाय हाउ रेगुलर देयर इज पॉज बिटवीन टू साउंड्स। तो उससे जो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न से क्रिएट होता है उसे हम रिदम बोलते हैं। एक्चुअली अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, ये वर्ड जो डिराइव हुआ, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रिहो। रिहो मीन्स टू फ्लो। नाउ when a river flows, so there is or better, let's take example of waves. There is a pattern. There is sometimes waves come quicker, sometimes they are slower, but there is always a pattern, and this means the measured movement of language. Measured means there is a fixed mathematical like precision कि this is ये इस तरह से बोला गया है, अब slow, अब high, अब slow and high, and there are various factors, just not the letters or the sounds, but there are as I have already mentioned, 4 acoustic components, just not the sound. There are 4 acoustic components and they all are suprasegmental. इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडी वाले वीडियो के अंदर, that contributes to its peculiar quality. कौन कौन से हैं? पिच, पिच इज हाई और लो, जिसका मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकंड। तो कितनी शार्प है या कितनी वी कैन से लो आपकी वॉइस है। देन देयर इज लाउडनेस, लाउडनेस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम, कितना उसको सोनोरिटी के साथ बोला गया है, कितना उसके अंदर लाउडनेस है। थर्ड इज length, which is duration. There are long syllables and there are short syllables. Now ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो loud है syllable वो ही long भी हो, it can be vice versa, but generally it happens, coincidence इसको बोलते हैं कि loudness और length जिस syllable पर जाती है एक साथ, वो syllable definitely कैसा होता है, वो accented होता है। And there is one particular quality also, that is timbre. Now what is timbre? Timbre is the hoarseness or sharpness, the peculiar quality of a human being's sound producing mechanism. So ये चारों जो सुप्रा सेगमेंटल हैं, जो acoustics के ऐसे पार्ट हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर डिपेंड नहीं करते, all these things contribute to the rhythm of a particular language, to the rhythm of a particular statement. Now in comparison, when we talk about meter, generally दोनों को synonymically we can speak that the poem has rhythm or the poem has the meter, but there is a difference. Now what is the difference? First thing, if we look at the word itself, meter, the American spelling is M-E-T-E-R and British spelling is M-E-T-R-E, is the rhythmical structure of poetry. Now we haven't mentioned this term specifically. पोइट्री हमने मेंशन नहीं करी थी जब हम रिदम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पोइट्री हम मेंशन कर रहे हैं जब हम हम पोइट्री का मेंशन कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं मीटर के बारे में। रेगुलर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल्स, जब हमने मेंशन कर दिया पोइट्री, इट मींस मीटर इज समथिंग स्पेसिफिक रिलेटेड टू पोइट्री, rhythm is something specific related to utterance.
यही इनके बीच का डिफरेंस है कि रिदम इज फाउंड इन ऑल अटरेंसेस बट मीटर इज फाउंड ओनली इन पोएट्री। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। जो मीटर है, जैसे रिदम फ्लो से निकल के रीव से निकल कर आया है, मीटर मैट्रॉन जो एक ग्रीक वर्ड है उससे निकल कर आया है जिसका मीनिंग होता है मेजर। मीटर को हम मेजर भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जो एनालाइज करते हैं पोएम को, वो मीटर की जगह वर्ड मेजर को यूज करते हैं। इट मींस there is a mathematical precision, like in maths there is fixed counting, जब हम बोलते हैं कि there is meter in the poem. So it is the regularity in the arrangement of accented and unaccented syllable which differentiate verse and prose. This regularity means there can be rhythm in the prose, but it doesn't have that kind of mathematical precision. Prose के अंदर कुछ पैसेज ऐसे हो सकते हैं which have this fluency, this rhythm, but it can be prosaic or unrhythmical also. But in poetry, the structure, I am talking about traditional poetry. There is obviously kind of poetry which doesn't follow any meter, regular meter. तो जब एक पोइट्री, वेदर इट इज ऑफ 12 लाइन, 14 लाइन्स, 400 लाइन्स, it follows a fixed structure from line 1 to the last line, then we say it follows the meter. माइन्यूट वेरिएशंस हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्टली, बिकॉज ऑल मीटर्स हैव देयर लिमिटेशंस। पोइट के पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ही और शी हैज टू यूज पर्टिकुलर वर्ड और इमेज विच may not fit into the metrical scheme of the poem, तो वहां वेरिएशन आ सकता है। तो देखिए हमने रिदम की बात कर ली, मीटर की बात कर ली, अब दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि क्या उनमें जब रिदम जो है वो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन स्पीच का and can be found in both prose and poetry, but meter, when we talk about the technical term, it is found only in verse or poetry. Then a writer may intentionally order words in a manner that stress occur at regular interval. You may remember the famous opening paragraph of Dickens' novel A Tale of Two Cities. There are antithetical sentences like it was the best of time, it was the worst of times. A natural rhythm happens, but it is not necessary in all novels. Okay, it is not regulated by any numerical law, and it is not necessary that a fixed pattern of stressed and unstressed syllable is followed. So after this we come to the next technical term, that is foot. Now what is foot? Any pattern of accented and unaccented syllable is repeated in a series of lines. Okay, what I am trying to say that we have talked about meter, कि मीटर के अंदर सीक्वेंस होता है लेट स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड. We will later see कि इनके फिक्स सिंबल है. If there is a kind of this thing, regular arrangement of stress, unstressed is in one line. Okay, now if it happens for a series of lines, then we are able to say that the poem is written in regular meter, and each pair of this particular combination is known as a foot. So it is fixed combination. This combination may be of different kind. An accented syllable followed by unaccented syllable, or the vice versa. Two syllables. Generally, a foot has two syllables, but there are also type of foot in which there are three syllables. So many combinations are possible. And so when this combination of accented and unaccented syllable is called a measure or a foot. Now, foot in verse is the basic unit of measurement for rhythm. By identifying the pattern,
जब हम 1, 2 या 5, 7 लाइन के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दैट दीज लाइंस आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर यूनिट कॉम्बिनेशन, हर बार ऐसा हो रहा है लगातार, देन वी कैन आइडेंटिफाई द रिदम ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, pattern of accented and unaccented syllable, and because of this pattern there is a particular rhythm of that verse. Now metrical system कि किस टाइप से फूड को आइडेंटिफाई किया जाता है या बोला जाता है कि पोएम का मीटर कैसे डिसाइड किया जाए. Okay, so 4 metrical system on the basis of what is being measured or counted. तो इसके अलग अलग रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं कि कई बार हम केवल ये काउंट करते हैं कितने सिलेबल्स हैं एक पर्टिकुलर फूट या एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर. कभी हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर. कभी हम काउंट करते हैं कितने लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल एंड एक्सेंट कि कितने फिक्स सिलेबल और कितने उनमें से स्ट्रेस हैं. सो देयर आर 4 metrical system. One is syllabic, then accentual, accentual syllabic and quantitative. Let's see one by one. Syllabic meter, as the name indicates, when the number of syllables are important, it is not considered उनमें से कितने एक्सेंटेड है कितने अनएक्सेंटेड है. सिर्फ ये देखा जाता है पर लाइन जो नंबर ऑफ सिलेबल है वो सेम रहे, तब हम ऐसे मीटर को सिलेबिक मीटर कहते हैं. प्लेसमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल डज नॉट मैटर. इट मींस अगर एक फुट के अंदर पहले अनएक्सेंटेड और फिर एक्सेंटेड है और दूसरे फुट के अंदर इसका रिवर्स हो जाता है, तब हम ये नहीं कहते कि मीटर रेगुलर या इरेगुलर हुआ, अगर उस पूरी लाइन और जैसा उस लाइन में आने वाली लाइंस के अंदर नंबर ऑफ सिलेबल्स सेम रहे. हाइकू पोएम्स जो जापान की ट्रेडिशनल फेमस पोएम है आर एन एग्जांपल ऑफ सिलेबिक मीटर. इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर डिफरेंट, बट फर्स्ट लाइन देयर आर ओनली 3 लाइंस इन अ हाइकू पोएम. फर्स्ट लाइन हैज 5 syllable, second line has 7 syllable, and third line has 5 syllable. Look at this particular haiku. An old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. If you look at there are 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 7, 5. It is important that it follows this structure. Whether we have an unaccented syllable first or accented one is first, it doesn't matter. So that is syllabic meter. Now if we talk about accentual meter, it is reverse. It is the metrical system in which number of stressed syllable per line must be same. हर लाइन के अंदर टोटल जो सिलेबल हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल उनमें से हमेशा सेम रहेंगे. ऐसे मीटर को हम एक्सेंचुअल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्सेंट कहते हैं. द नंबर ऑफ एक्सेंटेड सिलेबल रिमेन्स द सेम इन डिफरेंट वर्स लाइन्स. पहली लाइन के अंदर 4, दूसरी में 4, तीसरी में 4, लेकिन नंबर ऑफ टोटल सिलेबल मींस अनएक्सेंटेड सिलेबल्स जो होते हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स में वेराई. नाउ द अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट्री, दैट इज Anglo-Saxon poetry, is prime example of accentual meter. Most of it is composed with 4 stressed syllable per line. Means each line has 4 stressed syllable. Number of unstressed syllable may be few or more. And one thing more, apart from Anglo-Saxon poetry, nursery rhymes are generally written in this particular meter. We will see this
very famous nursery rhyme. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. If you look at lines carefully again and again, number of syllable, ba, black, sheep. So there are 4 syllable. Number of accented syllable, ba and black, 2. Have you any wool? Now number of syllables, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Number of stressed, have and wool. Third line, yes sir. 4 syllables, 1, 2, 3, 4 and stressed 1 and 2. And the last line, 3 bags full. Syllables, 1, 2, 3. Number of stressed syllable, 1 and 2. So number of stressed syllable are same always, but number of total syllables are different. This is what accentual meter is. We will talk about a very special extension or subtype of accentual meter, that is sprung rhythm. Now, most of you have read about this, that sprung rhythm is a word coined by G.M. Hopkins, Gerard Manley Hopkins, the Victorian poet, and he used this term to explain the particular poetic meter he adopted for majority of his poems, like Wind Hour, the Spring and Fall, and many other. He was a very keen innovator of poetic terms and other things. Now, like accentual words in sprung rhythm also, number of stressed syllables in a verse line is fixed. This is common. Okay, so both accentual words and sprung rhythm, we look for the number of stressed syllable. Now the difference is that unlike accentual words, the number of unstressed syllable is variable. This is almost same, but the main thing is that first syllable is always stressed. In accentual meter, we only look at the stressed syllable. It can be the first, it can be the second or the last syllable. But in sprung rhythm, Hopkins tries to put the first syllable as the stressed one. यही दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है कि एक्सेंचुअल मीटर के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स इक्वल होते हैं हर लाइन के अंदर, स्प्रंग रिदम में भी नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल इक्वल होते हैं, लेकिन स्प्रंग रिदम में पहला सिलेबल हर फीट का स्ट्रांग होता है या स्ट्रेस होता है. नाउ स्प्रंग रिदम के पीछे हॉपकिंस का ऐसा इंटेंशन या पर्पस था दैट इट इज द क्लोजेस्ट टू द नेचुरल इंग्लिश स्पीच पैटर्न. English speakers tend to speak the first syllable with stress. That is why he typically. अब देखिए उसने बड़ा important काम किया. When he wrote his poem, उनके लाइफ टाइम में तो पब्लिश हुई नहीं थी. He instructed, he particularly marked word कि which word which are not sometimes generally spoken in accented manner, लेकिन हॉपकिंस ने मार्क करा कि पोएम के इफेक्ट के लिए इनको as stress बोला जाए. This line from Spring and Fall, Margaret. Now the general pronunciation of this term is Margaret, but Hopkins has put emphasis that it should be spoken like Margaret. So there is ma, stress, unstressed, stress, are you grieving? So there are 1, 2, 3, 4 stress syllables. Over golden grove unleaving. Here there is slight variation, but actually what he wanted to portray that first syllable should be always the stressed one. This is sprung rhythm, very close to accentual rhythm. The most common one is accentual syllabic. As you can see, it has both number of accent fix and number of syllable mix.
दोनों पैटर्न्स का मिक्स है। इसके अंदर पर लाइन सिलेबल्स भी फिक्स होते हैं और पर लाइन स्ट्रेस सिलेबल भी फिक्स होते हैं। सो फिक्स नंबर ऑफ सिलेबल्स पर लाइन विद फिक्स पोजीशन ऑफ एक्सेंट्स इन द लाइन. It is one of the most common meter in English poetry, especially 17th और 18th सेंचुरी की जो पोइट्री है वो फिक्स मीटर में लिखी गई है। स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, पोप, इन सभी ने इस पर्टिकुलर एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर को फॉलो किया है। जनरली नेम्ड, अब इनका नाम कैसे दिया जाता है? कंबाइनिंग द फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द बेस फुट। बेस फुट का मतलब होता है कि किस तरह से, ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे, पहले अनस्ट्रेस है या पहले स्ट्रेस है। तो आयम्बिक, डक्टाइल, एक्ट्रॉकिक, फिर उसके बाद हर लाइन के अंदर टोटल कितने फीट है। वो एक फीट जनरली 2 सिलेबल से बन रहा है, 3 से भी बन सकता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर 1 फीट है तो मोनोमीटर, अगर 2 है डायमीटर, 3 है ट्राईमीटर, 4 है टेट्रामीटर, 5 है पेंटामीटर, 6 है हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, सो दिस गोज ऑन। तो इनको जोड़कर, तो फॉर एग्जांपल अगर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का पैटर्न चल रहा है और इस तरह के 5 फीट हैं तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से बोलेंगे आयम्बिक, और इस तरह के 5 पेयर हैं तो पेंटामीटर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, और आपने शायद सबसे ज्यादा यही सुना होगा, sonnet is written in iambic pentameter, blank verse is written in iambic pentameter. So this is basically accentual syllabic meter. The last one is quantitative meter. मैंने आपको बताया था जैसे कि ये इसके अंदर ड्यूरेशन को देखा जाता है कि कौन सा सिलेबल कितनी देर तक बोला गया, बजाय इसके कि एक्सेंट कहां पर है। ये देखा जाता है कि लॉन्ग और शॉर्ट इन सिलेबल्स को कैसे अरेंज किया गया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट रादर देन एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि संस्कृत, ग्रीक, रोमन, वो जनरली क्वांटिटेटिवली लिखी जाती थी, और इंग्लिश पोइट्री को भी कंपोज करने की कोशिश की गई इस मीटर के अंदर, बट विदाउट मच सक्सेस। तो देखिए अब हम बात करते हैं रिदम की, कि टाइप्स ऑफ रिदम इंग्लिश के अंदर जो होती है किस तरह से हो सकती है। 2 तरह की होती है। पहला है असेंडिंग रिदम। असेंडिंग रिदम एक ऐसी रिदम होती है जिसके अंदर चाहे वो 2 सिलेबल से मिलकर बना हुआ फुट हो, चाहे 3 सिलेबल से मिलकर बना हुआ फुट हो, जो लास्ट सिलेबल होता है वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेस्ड होता है। इसका मतलब 2 से बना हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, और 3 से बना हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तब ऐसी रिदम को हम असेंडिंग रिदम कहते हैं। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। सबसे कॉमन, सबसे क्लोज टू द नेचुरल स्पीच इज आयम्बस। इसका स्ट्रक्चर होता है एक अनएक्सेंटेड सिलेबल और उसके पीछे एक एक्सेंटेड सिलेबल, मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ये 2 सिलेबल का पेयर जब बनता है तो क्लोज कहां पर हो रहा है? एक्सेंटेड पर। दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सेंटेड रिदम, क्लोजेस्ट टू द नेचुरल स्पीच पैटर्न। और इंग्लिश के अंदर स्पेशली चौसर को क्रेडिट दिया जाता है इस पर्टिकुलर मीटर को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं हम। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। हियर यू कैन सी शैल, ये अनस्ट्रेस है, और आई ये स्ट्रेस। फिर उसके बाद कम पेयर दी टू अ summer day. So here are 1, 2, 3, 4 and 5. 5 pairs of iambic. तो 5 होने के कारण pentameter. So this is example of iambic meter. Second is anapest, a 3 syllabic foot. देखिए iambic 2 है, anapest 3 है। इसके अंदर 2 unstressed syllable followed by एन एक्सेंटेड सिलेबल। तो पैटर्न हो गया अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। बायरन की ये लाइंस आप देख सकते हैं। द एसीरियन अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। Ian came down like the wolf
on the fort, and his cohorts were gleaming purple gold. Here once again you can see 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पेयर्स, और हर पेयर के अंदर 3 सिलेबल मिलकर एक फूट बना रहे हैं, तो हम इसे एनापेस्टिक टेट्रामीटर बोलेंगे। एनापेस्टिक इसलिए क्योंकि 2 अनस्ट्रेस और स्ट्रेस है, लास्ट में स्ट्रेस है, इसलिए इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ असेंडिंग रिदम। सेकेंड टाइप ऑफ रिदम है वो है डिसेंडिंग रिदम। डिसेंडिंग रिदम जो होती है दोस्तों वो होती है फॉलिंग और डिसेंडिंग, जिसके अंदर कंक्लूडिंग सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, उसका रिवर्स हो गया तो स्ट्रक्चर भी रिवर्स हो जाएगा। जैसे ट्रॉकी, आयम के अंदर क्या होता है, एक अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस होता है, तो ट्रॉकी के अंदर क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रेस है और दूसरा अनस्ट्रेस होगा, उसको हम ट्रॉकीमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रॉकी ग्रीक फ्रेज ट्रॉकियोपू से आया है, जिसका मीनिंग होता है रनिंग फूट। बिकॉज इसके बाद में अनस्ट्रेस लेवल आ रहा है तो इसके कारण इसको रनिंग फूट बोलते हैं। मैकबेथ से डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कैल्ड्रॉन बबल। तो देखिए पहला स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। वंस अगेन पेयर ऑफ 4 फीट, जिसमें पहला स्ट्रेस और फिर अनस्ट्रेस है, तो ये हो गया ट्रॉकी टेट्रामीटर। आयम का अपोजिट है ट्रॉकी। जिस तरह से आयम का अपोजिट ट्रॉकी है उसी तरह से एनापेस्ट का अपोजिट है डेक्टाइल। 3 सिलेबल मीटर है जिसके अंदर 1 स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड। उसका स्ट्रक्चर एनापेस्ट का ये था और ट्रॉकी का बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जो डेक्टाइल है वर्ड है वो डेक्टाइलोस से निकल कर बना है, जिसका मतलब होता है फिंगर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिंगर के अंदर जिस तरह से 1 2 3 पार्ट होते हैं और ये 2 सबसे बड़ा जो है इसको हम एक्सेंटेड मानते हैं और फिर छोटे होते चले जाते हैं, 2 अनएक्सेंटेड है, इसी वजह से इसको डेक्टाइल मीटर बोला जाता है। जनरली यूज्ड बाय द राइटर्स ऑफ द एपिक पोएम्स। टेनिसन की पोएम द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, देखिए रेगुलर बहुत कम पाए जाते हैं मीटर। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स ही सेड। तो यहां आप देख सकते हैं स्ट्रेस 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 एंड स्ट्रेस। तो दीज आर एग्जाम्पल्स के किस तरह से डेक्टाइल मीटर काम करता है। आप यूं याद कर सकते हैं, आयम का अपोजिट ट्रॉकी, एनापेस्ट का अपोजिट डेक्टाइल। यूं याद रख सकते हैं, आयम और एनापेस्ट असेंडिंग राइम और ट्रॉकी और डेक्टाइल डिसेंडिंग राइम। उसके बाद लेवल रिदम। अब लेवल रिदम ये होती है जिसके अंदर 2 सिलेबल और दोनों ही एक हो, या तो दोनों एक्सेंटेड हो या दोनों अनएक्सेंटेड हो, तो इसको हम लेवल रिदम कहते हैं, क्योंकि ना तो इसमें असेंडिंग है ना इसमें डिसेंडिंग है, बल्कि इस तरह से चल रही है। स्पॉन्डी, जब दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, जो रेयर होता है, तब ऐसी राइम को हम, ऐसे रिदम को हम स्पॉन्डिंग बोलते हैं। ग्रीक वर्ड स्पॉन्डियो से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता था गॉड के सामने ऑफरिंग करते हुए जो सॉन्ग गाए जाते थे उसके लिए। तो यहाँ रेयरली यूज्ड एज एक्सक्लूसिव मीटर, लेकिन कभी कभी बीच में राइटर टू फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन इसको यूज कर लेता है। इट इज फाउंड इन टेनिसन्स पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अनएक्सेंटेड है, ये अनएक्सेंटेड है, लेकिन ब्रेक ब्रेक ये एक्सेंटेड, कोल्ड ग्रे एक्सेंटेड, ओ सी एक्सेंटेड। तो 2 पेयर इस तरह से बन रहे, बट इट इज नॉट अ रेगुलर मीटर। इसी तरह से फायरिक मेट्रिकल फूट, जिसके अंदर दोनों अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। क्लासिकल ग्रीक पोएट्री में इसको यूज किया जाता था, लेकिन एक्सक्लूसिवली इसको भी नहीं यूज किया जाता। यहां एग्जांपल सेलिंग टू बाइजेंशियम से
An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick unless. Now generally मीटर देखिए क्या फॉलो हो रहा है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, आई एम चल रहा है। अब अचानक देखिए अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर वापिस से दोनों अनस्ट्रेस। तो आप देख सकते हैं ये रेगुलर मीटर नहीं है, सिर्फ वेरिएशन के लिए कहीं कहीं, या फिर अपन कह सकते हैं कंपोजिशनल रेस्ट्रिक्शन के कारण उसको यूज ही पर्टिकुलर ये करना हो, मेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन के कारण के नंबर ऑफ सिलेबल फिक्स रखने हो, तब हम इसको यूज में देख सकते हैं, अदरवाइज एक्सक्लूसिवली ये काम में नहीं आता। तो ये दोनों जो मीटर है स्पॉन्डी और फायरिक, ये बहुत कम काम में आते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम एक और टेक्निकल टर्म की तरफ, दैट इज स्कैंजियन। So it is technical term related with prosody. Now what is Scansion? Scansion is basically system of representing the rhythmical qualities related with meter, related with accent and unaccented, foot, pause, these things with the help of visual symbols for purpose of metrical analysis. Now स्कैन जब हम करते हैं, किसी पॉइम को जब हम स्कैन करते हैं, जब उसका मेट्रिकल एनालिसिस करते हैं, तो वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वी डिवाइड द लाइंस ऑफ वर्ड्स इनटू फीट, एक लाइन के अंदर कितने फीट हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फीट इन ईच लाइन। फॉर एग्जांपल अगर एक ही फीट है जो रेयर है तो मोनोमीटर, दो है डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। देन वी डिटरमाइन द मीटर ऑफ द पोएम। कैसे? अभी हमने देखा ही है, असेंडिंग राइम है, डिसेंडिंग राइम है, लेवल राइम रिदम है, हर जगह रिदम यूज करेंगे। किस तरह का सिलेबिक पैटर्न है, क्या फीट 2 सिलेबल से मिलकर बना है, 3 से मिलकर बना है, और क्या उसमें पहला अनस्ट्रेस है या पहला स्ट्रेस है। और उसके बाद नोटेशन सिंबल्स यूज करते हैं मेट्रिकल स्ट्रक्चर को बताने के लिए। कौन कौन से हैं? वेंड या बैकस्लैश, इसका यूज किया जाता है स्ट्रेस लेवल को बताने के लिए। कप, इसका यूज किया जाता है अनस्ट्रेस लेवल को बताने के लिए। वर्टिकल लाइन सिंगल, इसका यूज किया जाता है 2 फीट के बीच के सेपरेट करने के लिए। और डबल वर्टिकल लाइन, इसको पॉज या सेजूरा को मार्क करने के लिए किया जाता है। इनको हम यूज करते हैं स्कैंजियन के लिए। सो देखिए, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। अब इस लाइन को अगर आप देखें तो देखिए, सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड मार्क कर रहे हैं, द, आर, ले, एंड, बट, हैव, मी, टू। इसके बाद हम मार्क करेंगे स्ट्रेस, वुड्स, लव, डार्क, डीप, आई, प्रो, कीप। तो यहां हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम पहले फीट को मार्क कर लेते हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और साथ में मार्क करते हैं यहां पर सेजूरिया पॉज को। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, सो देयर इज अ पॉज। अब हम यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। 4 पेयर्स, 1, 2, 3 and 4, डाइसिलेबिक, बोथ हैव 2 syllable, तो टेट्रामीटर। इन ईच फुट देयर इज अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, सो दैट इज iamb, so it is iambic tetrameter। कोशिश कीजिए आप भी किसी एक पोएम को इस तरह से स्कैन करने का, मीटर को आइडेंटिफाई करने का, बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। प्रेसिडी एंड मीटर का ये वीडियो मिलकर लगभग पूरा टॉपिक कवर कर लेता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।